हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि राइटिंग मॉड्यूल में इवैल्यूएशन किन बेसिस पे की जाती है। राइटिंग मॉड्यूल में एक अच्छा बैंड लेने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी आंसर लिखेंगे या जो भी पैराग्राफ लिखेंगे और अपने राइटिंग स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, उनको किन बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा। ये इवैल्यूएशन को जानकर आपको ये बहुत खुशी होगी कि जो भी इवैल्यूएशन होती है वो सब्जेक्टिव नहीं होती, वो पर्टिकुलर बेसिस पर बनाई जाती है। उन बेसिस को फॉलो किया जाता है आपको मार्क करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपने जो भी आंसर लिखा है, अगर आप इस इवैल्यूएशन मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो जैसा भी आंसर आप लिखेंगे उसमें आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स लर्न कि राइटिंग मॉड्यूल में इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड मार्किंग क्राइटेरिया है उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं टास्क अचीवमेंट के। ये जो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, इन चारों को ही 25% एंड 25% में डिवाइड कर लीजिए। मतलब जो भी आपका आंसर है उसमें 25% मार्क्स तो टास्क अचीवमेंट के होंगे। मान लीजिए आपका आंसर 10 मार्क्स का है तो उसमें से जो 25% मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में से मान लीजिए 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने अपना टास्क अच्छे से अचीव कर लिया है। टास्क अचीवमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद उसी तरह बाकी 25 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका आंसर कोहेरेंट है और कोहेसिव है। उसी तरह बाकी 25 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने एक अच्छी वोकैबुलरी या लेक्सिकल रिसोर्स डेमॉन्स्ट्रेट किया है। एंड फाइनली बाकी 25% मार्क्स या 25 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि आपकी ग्रामर बिल्कुल करेक्ट है और आपकी ग्रामर रेंज भी अच्छी है, अबव एवरेज है। इन चारों ही बातों का क्या मतलब होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मार्किंग किन बेसिस पे हो रही है। सबसे पहले तो टास्क अचीवमेंट जो राइटिंग टास्क 1 के लिए होती है एंड राइटिंग टास्क 2 के लिए होती है, दोनों में एक छोटा सा एंड सटल डिफरेंस होता है, लेकिन उस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि जो भी आपको प्रॉम्प्ट दिया गया है या क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को पढ़कर आप अपने रिस्पॉन्स को कितना एक्यूरेटली फॉर्म्युलेट करते हैं और लिखते हैं, उसको हम कहते हैं टास्क अचीवमेंट। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि एक टीचर बनने के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये आपका टास्क है, आपको बताना है कि क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जब आप इस क्वेश्चन को एक्यूरेटली आंसर करेंगे, एक्यूरेट का मतलब है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं टीचर बनने के लिए, मान लीजिए एक्सपीरियंस होना, अच्छी सैलरी होना या अच्छी सैलरी ना मिलना, या फिर बच्चों के साथ एक कनेक्शन बना पाना, ये सारी चीज़ें एक टीचर की क्वालिटीज़ हैं। इनको हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब आप एक अच्छा रिस्पॉन्स फॉर्म्युलेट करेंगे, एक्यूरेट रिस्पॉन्स मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लिखेंगे, तब आप अपने टास्क को अचीव करेंगे और तब आपको मिलेंगे टास्क अचीवमेंट के वो 25% मार्क्स। उसके बाद कोहेजन एंड कोहेरेंस का मतलब है कि आपका जो आंसर है, जो आपने पैराग्राफ लिखा है, वो कितना ज़्यादा उसमें कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है और कितनी ज़्यादा फ्लुएंसी है। क्लैरिटी को दिखाने के लिए हम कनेक्टर्स, टॉपिक सेंटेंसेस, ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपनी बात को एक और ज़्यादा क्लैरिफाइंग मोड में रीडर के सामने रख पाएँ। वहीं पर कोहेजन का मतलब होता है कि हमने जो भी आंसर लिखा है उसमें एक फ़्लो है। फ़्लो का मतलब कि एक बात दूसरे से कनेक्ट हो रही है, दो बातों के बीच में कोई एब्रप्टनेस नहीं है। जब आप एक बात से दूसरी बात पे जा रहे हैं तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन है और रीडर को पढ़ते समय उस पूरे लॉजिकल फ़्लो को फॉलो करते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो हम कहेंगे कि आपका आंसर या आपका पैराग्राफ कोहेसिव था। तो याद रखिए कि कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब है क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी।
क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए हम कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ड्स, टॉपिक सेंटेंसेस, ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है लेक्सिकल रिसोर्स की। लेक्सिकल रिसोर्स को ही हम वोकैबुलरी रेंज भी कहते हैं। वोकैबुलरी का मतलब है कि आप इंग्लिश में कितने ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, आपकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर नॉलेज कितनी ज़्यादा है। जब आप एक अच्छी रेंज ऑफ वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं, लेक्सिकल रिसोर्स यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वेल रेड हैं, वेल टॉट हैं, और उसी क्वालिटी को आपने अपने आंसर्स में डिमॉन्स्ट्रेट करना है लिखकर। वहीं पर बात आती है कि लेक्सिकल रिसोर्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी पर्टिकुलर सिनोनिम और एंटोनिम को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है वो भी आपको आना चाहिए। अगर आपने कोई वर्ड यूज़ किया वोकैबुलरी का जो बहुत ही हैवी ड्यूटी वर्ड है, लेकिन आपने उसको गलत तरीके से यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको मार्क्स मिलने की बजाय आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो रिमेंबर, while it is important to have a good rich lexical resource, it's not important कि आप उसको गलत वे में यूज़ करें। सही वे में यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं पर बात आती है कॉलोकेशंस की। कॉलोकेशंस का मतलब होता है कि आप वर्ब्स को और नाउन्स को एक साथ कितने सही तरीके, एक्यूरेट तरीके से यूज़ करते हैं। जब आप अपने वर्ब्स को और नाउन्स को एक साथ मल्टीपल वेज में यूज़ करके दिखाते हैं या सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए। अब बात करते हैं ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी की। ग्रामर एक्यूरेसी का मतलब तो हम सब समझ सकते हैं कि आप अपने प्रेपोजिशंस को, कंजंक्शंस को, या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करें, एक्यूरेट वे में यूज़ करें। ग्रामर रेंज का मतलब होता है कि आपने ग्रामर स्ट्रक्चर्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को लेकर आपकी नॉलेज कितनी है ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एंड को, द को, एंड को कैसे यूज़ करते हैं, वहीं पर कॉमा को कैसे यूज़ करते हैं, सेमीकोलन को कैसे यूज़ करते हैं, या फिर आप अपनी कंजंक्शंस को देयरफॉर, नीदर, ईदर, इन सारे वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, या फिर यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दिस इंक्लूड्स योर ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। जब आप इन चारों चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स को बिल्ड करेंगे, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग अ गुड बैंड। बिकॉज आपका जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो किसी भी सब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं हो रहा है, वो इन चार बेसिस पे हो रहा है, चार फाउंडेशंस पे हो रहा है। एंड इफ़ यू फॉलो दीज फाउंडेशंस, दैट मीन्स कि आप एक अच्छा बैंड ले सकते हैं। हियर आई हैव फॉर यू द पब्लिक वर्जन ऑफ बैंड डिस्क्रिप्टर्स। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे कि आखिर आपको राइटिंग टास्क में अचीव क्या करना होता है, किन बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए अलग अलग बैंड्स लिखे हुए हैं और उन बैंड्स के आगे इवैल्यूएशन कैसे होती है वो भी आपके लिए लिखी हुई है। तो 9 तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 का मतलब है कि जो भी 4 बेसिस थे, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, चारों को ही राइटर ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। यहाँ पर अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं जो आपके लिए एक्चुअली यूज़फुल है, तो आप बैंड 6 को एंड बैंड 7 को पढ़िए। इन दोनों को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप मिस्टेक्स कहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आंसर्स में मार्क्स को खो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं बैंड 6 की, फॉर राइटिंग टास्क 1, टास्क अचीवमेंट। यहाँ पर लिखा है कि एकेडमिक आइल्स में राइटिंग टास्क 1 में जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा एक ओवरव्यू एप्रोप्रिएटली इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू मेक द राइट चॉइस ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूज़ इन योर आंसर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप अपना राइटिंग टास्क 1 करते हैं एकेडमिक आइल्स के लिए या फिर जनरल आइल्स के लिए, तो आपने याद रखना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसी को आप अपने आंसर में मेंशन करें। टास्क अचीवमेंट में इसी चीज़ के आपको मार्क्स मिलते हैं। वहीं पर जीटी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि
आप अपने आंसर में ये क्वालिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि जो लेटर आप लिख रहे हैं वो लेटर किस पर्पस से लिखा जा रहा है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। जब आप इस क्वालिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपने आंसर के थ्रू, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तब कहा जाएगा कि आपने अपना टास्क अचीव किया एंड यू डिज़र्व द मार्क्स फॉर इट। वहीं पर एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पर लिखी है कि अक्सर बैंड 6 वाले स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इनएडिक्वेट फीचर्स को यूज़ कर कर अपना आंसर लिखते हैं। मतलब जो भी आंसर उन्होंने लिखा है उसमें कहीं कहीं तो उन्होंने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया है, लेकिन अपने 150 या 200 वर्ड्स के आंसर में उन्होंने ऐसी भी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लिया और लिख दिया जो इररिलेवेंट थी, जो इनअप्रोप्रिएट थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। जब आप अपने टास्क अचीवमेंट में मार्क्स ढूंढते हैं या मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं, तो आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है जो एक्यूरेट है एंड मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन के बाहर जाके कुछ लिखते हैं तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप अपने वर्ड्स की लिमिट को वेस्ट कर देंगे, अपने टाइम को वेस्ट कर देंगे। सो ऑलवेज पिक इंफॉर्मेशन दैट इज़ मोस्ट यूजफुल इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स एज पार्ट ऑफ योर टास्क अचीवमेंट। वहीं पर बैंड 6 के स्टूडेंट्स कोहेरेंस एंड कोहेजन में क्या करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ एक अच्छे प्रोग्रेसिव वे में स्ट्रक्चर्ड होती है। मतलब एक एक कर कर वो अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो रीडर उनके आंसर को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होगा। उनमें उनका जो फ्लो है, जो लॉजिकल फ्लो है आंसर्स का, उसको अच्छे से फॉलो कर पाएगा। इसको हम कहेंगे कोहेरेंस एंड कोहेजन ऑफ अ पर्सन हु गेट्स अ बैंड 6। लेकिन यहाँ पर वो गलती क्या करते हैं, मे नॉट ऑलवेज यूज रेफरेंसिंग क्लियरली और अप्रोप्रिएटली। मतलब जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन को इंटरप्रेट करने के लिए, तो जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या रेफरेंसिंग कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो भी आंसर आपने लिखा उसमें आंसर में इंफॉर्मेशन को तो आपने करेक्टली यूज़ किया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपके बार ग्राफ में या आपके लाइन ग्राफ में या आपके डायग्राम के साथ कैसे और किस पॉइंट पे रिलेट करती है वो आप क्लियरली नहीं लिख पाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी कोहेजन और कोहेरेंस मतलब क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी के लिए मार्क्स को लूज़ कर देंगे। सो मेक श्योर कि जब आप अपने राइटिंग टास्क 1 को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। बात करते हैं लेक्सिकल रिसोर्स की। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है वो अपने स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक कर रहा है या वर्ड फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक कर रहा है या फिर कोई ऐसी मिस्टेक कर रहा है जिससे जो पॉइंट वो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने वोकैबुलरी को गलत वे में यूज़ कर लिया या किसी ऐसे वर्ड को यूज़ कर लिया जो ठीक नहीं था उस जगह के लिए। वहाँ पर दे विल लूज मार्क्स फॉर लेक्सिकल रिसोर्स। यहाँ पर इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर हम बैंड 8 के स्टूडेंट के लेक्सिकल रिसोर्स को पढ़ें। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो एक बैंड 8 लेने वाला स्टूडेंट एक वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी दिखाता है, फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली उसको यूज़ करता है, प्रिसाइज मीनिंग्स जो हैं वर्ड के वो ही यूज़ करता है। मतलब जो भी वोकैबुलरी आप यूज़ कर रहे हैं, वो जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनका जो प्रिसाइज मीनिंग है वो अप्रोप्रिएटली आपके आंसर में फिट होता है, आपके सेंटेंस में फिट होता है। उसी तरह वहाँ पे वो स्किलफुली मतलब ऐसे स्किल्स दिखाते हैं, अनकॉमन लेक्सिकल आइटम्स मतलब ऐसी वोकैबुलरी को यूज़ करके दिखाते हैं जो अनकॉमन है और उसको बहुत स्किलफुली यूज़ करते हैं। वहीं पर जो उनके एरर्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। ये पॉइंट आपको बैंड 9 में भी मिलेगा, रेयर माइनर एरर्स। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी की। जो भी बैंड 6 ले रहा है स्टूडेंट अपने राइटिंग टास्क 1 में, तो वो क्या करेगा, ही विल यूज़ अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म्स। मतलब वो कंजंक्शंस को, कनेक्टर्स को, लिंकिंग वर्ड्स को, टॉपिक सेंटेंसेस को यूज़ करके अपने आंसर को लिखेगा। जब वो ऐसा करेगा तो वो दिखा रहा है अ वाइड ग्रामेटिकल रेंज।
एंड फॉर दैट यू गेट गुड मार्क्स। उसके बाद वो थोड़े से एरर्स करता है पंक्चुएशन में और ग्रामर में, विच रिड्यूसेस द फ्लो, द क्लैरिटी, द फ्लुएंसी ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसी गलती करते हैं आप अपनी ग्रामर रेंज में, या इनएक्यूरेटली ग्रामर को यूज़ करते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं बात, उस बात को वो अनक्लियर कर देता है या आपकी क्लैरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। जब आप ऐसे चीज़ें करेंगे देन यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स अंडर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। वहीं पर लेट्स गो ऑन एंड रीड कि बैंड 7 वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है। He uses a range or a variety of complex structures, produces frequent error-free sentences, has good control of grammar and punctuation, but may make a few errors. जब आप अपने 150 वर्ड्स के आंसर में, जो बहुत ही कम वर्ड्स होते हैं, उसमें आप छोटे मोटे एरर कर देते हैं, वहाँ पर आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। मतलब एक भी गलत कॉमा लगाने से, एक भी जगह गलत फुल स्टॉप लगाने से, कहीं पर कैपिटल वर्ड ना यूज़ करने से या गलत यूज़ कर लेने से, ये सारे ही चीज़ों के एक एक करके आपके मार्क्स कटते चले जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था दैट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग वर्ड्स विच इज़ द लिमिट। 150 से ज़्यादा वर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो आपका स्कोप ऑफ एरर भी बढ़ता चला जाएगा। अब ज़्यादा वर्ड्स लिखने के लिए आपको मार्क्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा वर्ड्स लिखकर उसमें ज़्यादा एरर्स कर दिए तो उन एरर्स की वजह से आपके मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर विजिलेंट ऑफ द वर्ड लिमिट, और ज़्यादा वर्ड लिमिट को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपका ही नुकसान होगा। सो फ्रेंड्स, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं कि राइटिंग टास्क 2 में बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, उनको कैसे कैसे इवैल्यूएट किया जा रहा है। अगेन हम बैंड 6, बैंड 7 एंड कहीं कहीं बैंड 9 के डिस्क्रिप्टर्स को आपस में कंपेयर करके पढ़ेंगे टू फिगर आउट कि हम किस लेवल पर है और हमें अगले लेवल पर जाने के लिए, अगले बैंड नंबर पर जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो रिमेंबर कि राइटिंग टास्क 2 हमारा एसे होता है। एसे हमें डिस्कर्सिव लिखना है। डिस्कर्सिव मतलब हमारी जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, और हमें अपने आंसर में एंड में कंक्लूजन भी देना है कि ये सारी बातें जो हमने करी वो किस कंक्लूजन की तरफ पॉइंट करती हैं। अगेन आपने अपनी टोन का भी ध्यान रखना है। टोन आपकी ना तो इनफॉर्मल होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल एंड इनफॉर्मल के बीच में कहीं होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो बैंड 6। बैंड 6 का स्टूडेंट क्या करेगा? टास्क अचीवमेंट में सबसे पहले तो जो भी पॉइंट्स उसको दिए गए हैं, जो भी प्रॉम्प्ट उसको दिया गया है, वो सारे ही पॉइंट्स को एक्यूरेटली फॉर्मुलेट करेगा, एड्रेस करेगा और अपने पैराग्राफ्स में लिखेगा। उसके बाद वो एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे एसे को लेकर या टॉपिक को लेकर, सबसे ज़रूरी बातें हैं उनको ही लिखेगा, उनके अलावा इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखेगा। उसके बाद जो भी मेन आइडियाज़ हैं वो उनको एक बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में, रीडेबल, क्लियर एंड फ्लुएंट वे में प्रेजेंट करेगा अपने मेन आइडियाज़ को, और इनएडिक्वेट डेवलपमेंट नहीं करेगा आइडियाज़ की। मतलब जो भी आइडियाज़ उसने डेवलप करे हैं अपनी आंसर राइटिंग के दौरान वो क्लियर है, प्रिसाइज है, इनकम्प्लीट नहीं है। जब कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा तो उसको टास्क अचीवमेंट में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक बैंड 7 वाला स्टूडेंट क्या करता है। सबसे पहले तो अ टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज, ये एब्सेंट होती है बैंड 7 के स्टूडेंट में। आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जो भी आंसर आप अपने एसे राइटिंग में लिखेंगे उसमें आपने कोई भी जनरलाइजेशन नहीं देनी है। जनरलाइजेशंस को कैसे अवॉइड करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी अगली वीडियो में। बट रिमेंबर, अगर आप ओवर जनरलाइज करते हैं, स्वीपिंग कमेंट्स देते हैं, तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि कोहेरेंस एंड कोहेजन कैसे लाई जाती है अपने एसे में। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अरेंज किया जाता है, आइडियाज़ को कोहेरेंटली मतलब क्लियर एंड फ्लुएंट वे में आगे आगे ले जाया जाता है। उसके बाद कोहेसिव डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है।
कोहेजन सिर्फ सेंटेंसेस के बीच में नहीं होनी चाहिए, विद इन पैराग्राफ्स भी होनी चाहिए। एंड रिमेंबर, कोहेजन लाने के चक्कर में आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं साउंड करना है कि आप फॉर्मल हो गए हैं या मैकेनिकल हो गए हैं। ऑल ऑफ दैट विल मेक यू लूज मार्क्स। उसके बाद जो आप रेफरेंसिंग यूज़ कर रहे हैं अपने टास्क अचीवमेंट के लिए, वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब इफ़ यू आर रेफरिंग टू समथिंग इन योर पैराग्राफ, इन योर आंसर, दैट रेफरेंस शुड बी वेरी क्लियर टू द रीडर। जहाँ पर भी वो रेफरेंस एम्बिगुअस हो जाएगा, आपको इमीडिएटली वहाँ पे आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसी को कंपेयर करते हैं एक बैंड 7 के स्टूडेंट से। सबसे पहले तो वो लॉजिकली अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करता है, इन्फॉर्मेशन को क्लियर प्रोग्रेशन होता है, मतलब क्लियर, प्रिसाइज, फ्लुएंट वे में उसका एस्से आगे बढ़ता है। वो एक रेंज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस को सही तरीके से यूज़ करता है, और जो सेंट्रल टॉपिक है अपने पैराग्राफ का, अपने जो सेंट्रल टॉपिक उसको क्वेश्चन में दिया गया है या प्रॉम्प्ट में दिया गया है, वो उससे डाइग्रेस नहीं करता, उसी पे स्टिक रहता है, उसी को फॉलो करता है, इधर उधर की बात नहीं करता। वो अपने वर्ड्स को, वर्ड लिमिट को मिस यूज़ नहीं करता, वेस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं लेक्सिकल रिसोर्स की। एक बैंड 6 का स्टूडेंट क्या करता है? ही यूजेस एडिक्वेट रेंज ऑफ वोकैब फॉर द टास्क, एंड ही ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स यूज ऑफ लेस कॉमन वोकैबलरी। लेकिन कहीं कहीं पर वो इस वोकैबलरी को यूज़ करने में गलतियाँ कर देता है, उसकी वजह से उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। सो रिमेंबर, इफ़ यू आर यूजिंग योर वोकैबलरी, यू हैव टू यूज़ इट करेक्टली। अगर आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया है जिसके यूज़ को लेकर आप श्योर नहीं हैं, then simply erase that word and use another word in place of it, या फिर अपने सेंटेंस को चेंज कीजिए, अपनी बात को किसी और तरीके से कहिए। जब आप ऐसा करेंगे, so the marks which you would have lost by using inaccurate vocabulary, आप उससे बच जाएंगे। Remember, कोई भी ऐसा वर्ड आपने नहीं यूज़ करना है जिसका मतलब आपको श्योर नहीं है। नाउ एक बैंड 6 का स्टूडेंट माइनर एरर्स करेगा अपनी स्पेलिंग्स में, अपने वर्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से जो क्लियर आइडिया है वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। सो व्हेन यू आर यूजिंग योर वोकैबुलरी, व्हेन यू आर शोइंग योर वोकैबुलरी स्ट्रेंथ, रिमेंबर, using the correct spelling is very important. If you write incorrectly or if your spelling is incorrect, you will lose your marks. उसके बाद बात करते हैं कि एक बैंड 7 का स्टूडेंट क्या करेगा। वो सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करेगा, उस वोकैबुलरी को फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसिशन से यूज़ करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है वो काफ़ी सारे कॉलोकेशंस को यूज़ करेगा और डिफरेंट वेज में यूज़ करेगा। वो लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स को यूज़ करेगा विथ सम अवेयरनेस ऑफ स्टाइल एंड कॉलोकेशन, may produce occasional errors in word choice, spelling और word formation. Again, यहाँ पर जो Q word है वो है spelling and word formation. इन दोनों चीज़ों में अगर आपको लगता है आप गलती कर रहे हैं, then simply change your word, change your sentence, say whatever you want to say in a different way. उसके बाद grammatical range and accuracy. एक band 6 का student, he uses a mix of simple and complex sentences, makes some errors in grammar and punctuation, but they rarely reduce communication. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज़ लिखी हुई है। वो क्या है कि एक बैंड 6 का स्टूडेंट अपनी ग्रामर और पंक्चुएशन में गलतियाँ कर रहा है, लेकिन उससे क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो रिमेंबर, इवन इफ द आइडिया यू आर कम्युनिकेटिंग इज करेक्ट, बट यू हैव मेड एन एरर इन योर ग्रामर एंड पंक्चुएशन, आपके मार्क्स कट जाएंगे। रिमेंबर, ये जो 4 इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, टास्क, रिस्पॉन्स और अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इन चारों चीज़ों को आपने याद रखना है। दे आर द फाउंडेशन ऑफ अ गुड आंसर। जब आप इन चारों चीज़ों पे खरे उतरेंगे तो आपको एक अच्छा बैंड मिलेगा। जो भी आपका बैंड 6 है उसके जितने भी क्यूज़ हैं उनको आपने यूज़ करना है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, और कोशिश करनी है कि बैंड 6 से आप बैंड 8 पर आ सकें या 8.5 पे आ सकें। उससे क्या होगा कि आप में इम्प्रूवमेंट होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि किन मिस्टेक्स की वजह से आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। सो विद दिस आई एंड द वीडियो। आई होप
कि आपको समझ आ गया है कि राइटिंग मॉड्यूल में इवैल्यूएशन किन बेसिस पे की जाती है। सो विथ दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको पता चल गया है कि राइटिंग मॉड्यूल में किन बेसिस पे इवैल्यूएशन की जाती है। जब आप इन इवैल्यूएशन क्यूज़ को अपने दिमाग में रखेंगे और अपना आंसर लिखेंगे तो आपका एक अच्छा बैंड लेने की पॉसिबिलिटी मैनी फोल्ड बढ़ जाएगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक सैम्पल ऐसे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू सून।